तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्लास 12 के चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक जानी थी। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, रिलेटिविस्टिक मास को जाना था और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं हुए लेक्चर नंबर 2 को लेकर आए हैं, और जिसके अंदर आज हम और भी आगे के चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ चार्जिंग। अब ये हम लोग ने समझ लिया कि चार्जेस होते क्या हैं, पर अब ये पता लगाते हैं कि किन किन तरीकों से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट कर सकते हैं बट नेट चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि हम नेट चार्ज को क्रिएट कर नहीं सकते बट यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। बॉडी के अंदर चार्जेस को डेवलप कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो अगर वो दूसरे बॉडी के सामने आएगा तो उसके अपोजिट उसके अंदर चार्ज का डेवलपमेंट होगा, तो वो देखेंगे। तो यहाँ मेनली हम 3 टाइप की चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। पहला होगा बाय फ्रिक्शन। अब ये चीज आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत किया भी होगा। ठीक है, फ्रिक्शन जब भी हम हाथों को रब करते हैं या फिर दो अलग अलग सरफेसेस को रब करते हैं, ग्लास रॉड, सिल्क क्लोथ, या फिर आपने कभी कभी ठंडियों में देखा हो कंबल के अंदर रात में आपने क्या कभी हाथ फेरा हो कंबल के ऊपर से, आपको चिंगारी दिखती होगी। तो वो कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्या है, फिनोमिना है फ्रिक्शन का, जिसके कारण आपके जो कंबल के अंदर है वो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं और आपके हाथों में अपोजिट चार्ज, जिसके कारण फ्रिक्शन से वो लाइट आपको दिख रही है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी आप किसी सरफेस या किसी बॉडी को रब करते हैं विद अनदर बॉडी, तो क्या होता है कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिया ग्लास रॉड। ठीक है, इंसुलेटर होता है बेसिकली। जो हम लोग फ्रिक्शन वाला मेथड यूज अप्लाई करते हैं वो हम लोग बेसिकली नॉन मेटल या फिर इंसुलेटर्स पे करते हैं। इंसुलेटर, अब यहाँ पे ग्लास रॉड हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, ग्लास रॉड। और ये हम लोग ने ले लिया एक वुलन क्लोथ। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ अगर मैंने रब करवाया, मान लीजिए मैं इसको यहां बना देता हूं, इसके साथ मैंने क्या कराया, रबिंग कराई। ठीक है, ये मैंने रबिंग कराई। अब होगा क्या, मान लीजिए अगर ग्लास रॉड के ऊपर कुछ चार्जेस होंगे, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे कुछ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एफिनिटी कम हो गई, और नेगेटिव चार्ज यहाँ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ गई। तो इस डिफरेंस के कारण फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी के कारण चार्जेस का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। इसका एक और अगर एग्जांपल देखें हम, कभी आपने बचपन में ये तो किया होगा कि बाल से स्केल को रब कर और जो शार्पनर पेंसिल के छिलके होते हैं उसको उड़ाया होगा। ठीक है, वो भी सिंपल एग्जांपल है फ्रिक्शन का। ठीक है, तो आपको बस कुछ एग्जांपल्स याद रखने और ये फिनोमिना ध्यान रखने के इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी के कारण यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे आ रहा है हमारा बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल मेटल का यहाँ पे केस आता है। मान लीजिए किसी मेटल के पास चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई मेटल के पास चार्जेस ज्यादा है, बेसिकली मेटल को हम कंडक्टर बोलते हैं, और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, हीट को कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी कंडक्ट कराता है। तो क्या हो जाएगा कि जब भी हम किसी कंडक्टर को या फिर किसी मेटल को दूसरे मेटल का कांटेक्ट पे लाते हैं, मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उसके पास जो दूसरे मेटल है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास
इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम है, तो जैसे आप टच कराओगे, यहाँ पे रबिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन पैदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टच कराते ही, कांटेक्ट में लाते ही कुछ चार्जेस का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट में ये हो रहा है, सिंपल सी काम है। अब आता है बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या, चार्जेस को इंड्यूस कराना, मतलब चार्जेस खुद ब खुद उसके अंदर पैदा हो रही है। आप चाहे 2-3 मीटर की डिस्टेंस पे आप रख दो किसी दो ऑब्जेक्ट को, वो आपस में चार्जेस इंड्यूस कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी दो चार्ज बॉडी को आपने आपस में वो कर लिया, पास पास में रख दिया। मान लीजिए ये एक मैंने चार्ज बॉडी यहाँ पे रखी ए, और ये मैंने चार्ज बॉडी रखी यहाँ पे बी। अब क्या होगा, मान लीजिए इसके इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है और इस तरफ नेगेटिव। अब क्या होगा, मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा है इसको, अब इसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो इस बॉडी पे वो डालेगा, जिसके कारण इसके अंदर चार्जेस इंड्यूस्ड होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे, वो भी अपोजिट। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इंड्यूस करा देगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना कांटेक्ट वाला अप्लाई किया, ना कि फ्रिक्शन किया, बस एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के सामने रख दिया, जिसके कारण इसके इन्फ्लुएंस से बी वाले बॉडी में क्या हुआ, चार्जेस का इंडक्शन हुआ, चार्जेस का इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये भी केस हम मेटल्स में ही देखते हैं। इंडक्शन का केस आपका इंसुलेटर या फिर नॉन मेटल में हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां पे आपको फ्रिक्शन की जरूरत ही पड़ेगी, बट कांटेक्ट और इंडक्शन से हम मेटल्स के अंदर चार्जेस का क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ चार्जिंग हुआ ये खत्म हुआ। अब हम चलते हैं मेन आपके चैप्टर की तरफ, जो कि मेन टॉपिक यहाँ चालू होगा। ये जो आपके जो टॉपिक्स मैंने अभी डिस्कस किए वो सब नॉर्मल थे। अब यहाँ से जो मेन चैप्टर की शुरुआत होती है वो हो रही है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ा है क्लास 11th के अंदर, तो आप कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है, ठीक है, सिंपल, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके न्यूटन महाराज ने दिए थे हमारे, क्या बोला था कि जो मासेस का जो वो होगा, वेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, और क्या होगा, जो फोर्सेस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दो मासेस के डिस्टेंस से, उनके स्क्वायर के। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशन फोर्स। इसको हम कंबाइन करते तो हमारे पास एक रिलेशन आता था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट लग जाता, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता था। तो सेम इसी तरीके से कूलम्स लॉ को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके दो चार्जेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, चार्जेस से, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट कूलम्स लॉ में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ को फॉलो किया जाता है कि मान लीजिए Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फोर्स है किसके कारण, 1 के कारण 2 पे जो फोर्स आएगा वो इक्वल रहेगा किस पे, फोर्स जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण। इज दैट क्लियर, कि मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं और अपोजिट है। ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन पे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और जब हम इस चीज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, F इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के, और रेसिप्रोकल है R के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स बन के निकल के आता है। ठीक है, अब कूलम लॉ कुछ कहता है, आप वो समझ लीजिए। पहला लॉ तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ पार्टिकल इज सेम, डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस इज अपोजिट। क्या, जैसे मैंने अभी ये आपको बना के दिखाया था, फोर्सेस ऑफ F21 इक्वल टू फोर्स ऑन F12।
अब ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट नहीं है, ये बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। जब भी आप ऐसे सिंबल्स का यूज करके लिखते हैं तो ये क्या दर्शाता है कि ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। और अगर मैं यही बात को ऐसे बोलूं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, तो ये क्या दिखाता है कि जो भी दो फोर्सेस है वो अपोजिट है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है जब भी आप ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखेंगे, और अगर हम ब्रैकेट खोल दे तो ये दर्शाता है डायरेक्शन को, ठीक है, कि फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो पहला हमारा लॉ का जो टर्म है, जो कि स्टेटमेंट है, वो यही कहता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरा चीज क्या कहता है वो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। अब देखिए क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। क्या बोल रहा है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हमेशा दो पार्टिकल एक लाइन से अगर जुड़े हैं तभी एक्ट करेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, मान लीजिए ये मैंने Q1 यहां रखा और Q2 यहां रखा, और जो इन दो पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इसी लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाएंगे। मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, अब जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो Q1 फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये हो जाएगा F21 F12, और ये हो जाएगा यहाँ पे F21। तो Q1 Q2 पे फोर्स इस तरफ लगाएगा, ठीक है, और Q2 Q1 पे फोर्स इस तरफ लगाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमेशा लाइन ज्वाइनिंग जो पार्टिकल है उसी के अलोंग एक्ट करेगा। थर्ड जो स्टेटमेंट आता है कूलम्ब्स लॉ का, वो है इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। मान लीजिए मैं इसी के अराउंड कहीं पर भी एक Q3 रख दूं चार्ज, तो क्या ये इन दोनों के फोर्सेस पे इफेक्ट करेगा? तो ये स्टेटमेंट यही कहता है कि इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस। कि जो भी आप दो पार्टिकल को या दो चार्जेस को इंटरैक्ट करा रहे हो वो तीसरे या फिर कुछ अदर चार्जेस से इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन दोनों के फोर्सेस पे, ठीक है। अब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को आप देख लीजिए कि मैंने ये जो लिखा था F12 और F21, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 1 क्यों लिखा है फिर 2 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे समझिए। तो F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो चार्ज नंबर 2 के कारण जो चार्ज नंबर 1 पे फोर्स आ रहा है उसको हम F12 से दिखाएंगे, और F21 का होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हो जाएगा हमारा डिपिक्शन कि हम लोग कैसे फोर्सेस को डिपिक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं और जानते हैं क्या। अब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला निकल के आया था F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके अंदर सबका मतलब जान लीजिए। F का मतलब फोर्स हो गया, Q1 Q2 चार्जेस हो गए, R उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब ये जो K आया है इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रख लीजिए। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K को हम ऐसे दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो K की जो इंडिविजुअल वैल्यू आती है जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो ये आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फोर्स की यूनिट आपको पता है ये न्यूटन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर हम K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर का निकाल के क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो पूछता नहीं है, जो पूछता है वो आप देखिए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा, बाकी सब तो थोड़ा देखा देखा लग रहा है, बट एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहाँ पे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल लीजिए या फिर वैक्यूम बोल लीजिए, स्पेस और वैक्यूम।
अब इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो आ जाएगा m-1 l-3 t⁴ a2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने फोर्सेस को डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब समझते हैं पहले। ये तो बोल दिया कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी होता क्या है उसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं और टॉपिक को हम एंड करेंगे कूलम लॉ के साथ, ठीक है। कूलम लॉ हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ। तो व्हाट इज परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी है क्या एक्चुअली में? तो सिंपली इट इज अ फैक्टर, it is a factor which electrostatic force on changes reduce. Electrostatic force on changes reduce. देखो ये वो फैक्टर है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर कोई चेंजेस आता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आप सिंपल देखिए ना, फोर्स क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर फोर्स का कुछ चेंज होता है तो ये रिड्यूस हो जाएगा, परमिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी उस सिस्टम की, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कुछ चेंजेस आता है तो परमिटिविटी भी चेंज होगी, ठीक है। मतलब आपने मीडियम को चेंज किया है, ठीक है। फ्री स्पेस की तो एक वही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। अगर मैं क्या करूं, चेंज कर दूं, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो ये परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो आता है ER अपॉन इंटू E नॉट, ठीक है। तो ये होता है, ER होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, कि किसके रिलेटिव में आप बात कर रहे हो, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो आप सीधा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो आता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट ही है, ये दोनों एक कांस्टेंट है, तो मिलके मीडियम का परमिटिविटी डिसाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, क्या, ये देखिए यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। क्या है परमिटिविटी, क्या बोला मैंने कि ये फैक्टर है जिसके कारण अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंजेस लाते हैं तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस कैसे होता है, किसी भी मीडियम के इंट्रोड्यूस होने से फोर्सेस क्या हो जाएंगी, जो नेट फोर्सेस होंगे। वही आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं कि इंडिविजुअल फोर्सेस पार्टिकल के इफेक्ट नहीं होगा मीडियम चेंज करने से। क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन सेम even when their medium change। तो दो जो चार्जेस हैं उनके कूलम फोर्सेस पे डिफरेंस नहीं आएगा जब भी अगर आप मीडियम चेंज कर देते हो। तो चेंज किस में आएगा, तो जो चेंज आएगा वो आएगा एफ नेट, नेट फोर्स पे क्या होगा, चेंजेस ऑन चेंजिंग मीडियम, ऑन चेंजिंग मीडियम। कितना हो जाएगा, देखो अगर आप एफ नेट निकालो मीडियम का तो ये हो जाएगा एफ नेट ऑफ चार्जेस, जो भी आपका नेट फोर्स निकलेगा चार्जेस के कारण, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी से।
रिलेटिव परमिटिविटी का भी फुल वो देखा था, फॉर्मूला देखा था। क्या हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला? ये हो जाएगा। और एप्सिलॉन, मैं सारे फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको एक पेज में अभी, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम निकाले रिलेटिव परमिटिविटी का तो ये आ जाएगा। तो आपका मीडियम को इंट्रोड्यूस करने से उसका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, जिसके कारण इसके नेट फोर्सेस में चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। ये रिड्यूस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने आपको समझाया था कि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए कि कर क्या रहा है। यहाँ पे वो नेट फोर्स को चेंज कर रहा है। अगर आप मीडियम में कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, उसको चेंज कर देता है या रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर है। ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे आपको। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। इतना चीज अगर ध्यान रहेगा और ये बातें अगर पता रहेगी कि एफ नेट रिड्यूस हो जाएगा क्या, जब अभी आप मीडियम को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। रिड्यूस बोल दीजिए या फिर चेंज बोल दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जितने भी पढ़ा कूलम फोर्स में, इसको ध्यान रखेंगे और कूलम फोर्स के फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप एंड तक बने हैं हमारे लेक्चर्स में और हमारे लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिसका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी वीक चल रहा है तो हमारे चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है अभी क्लास 11 की, तो आप उसको वहां पे जाकर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप 12th के भी हो तो भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है बेसिक लेवल की। अगर आप 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से परस्यू करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को सारी लाइक करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे वीडियो की, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं जा पा रहे तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां पे हमारे सारे वीडियोस की लिंक आपको वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगी। आप डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो और वहां पे हमारे नोट्स भी जाएंगे। आज मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी, ताकि वो भी इन सारे लेक्चर्स का मजा ले सके और अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कर सके। तो तब तक के लिए थैंक यू और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।